देखो किरचॉफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में पहले एक बार इसको आप रीड कर लो अपने हिसाब से, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बात बोलना चाह रहा है किरचॉफ लॉ, और ये बात बोल रहा है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए आप ये ध्यान से देखना कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर कांस्टेंट होता है। ये कॉमन सेंस वाली बात थी जो इसने बोल दिया। मैं अगर पहले पैदा हो जाता तो मैं भी बोल देता, और यहाँ पे लिखा होता है हेमंत लॉ, ठीक है, लेकिन अफसोस टाइमिंग इज अ वेरी बिग फैक्टर, टाइमिंग प्लेज अ मेजर रोल। चल देखते हैं क्या मतलब हुआ। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार एक कॉपर ले लो, ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, इस कॉपर पे मैंने 100 जूल ऑफ हीट दी, ठीक है, आपने बोला दे दो, तो मुझे क्या करना, दे दीजिए सर, दे दिया मैंने। ये 100 जूल ऑफ हीट में से इसने मान लेते हैं कि 60 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि कॉपर है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, 100 जूल ऑफ हीट में 60 जूल इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये एमिट भी तो करेगा, मान लेते हैं इसने एमिट किया, इसने कितना एमिट किया मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसने एमिट किया 50 जूल, ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा, ए लैम्डा हो जाएगा, टोटल एब्जॉर्ब 60, टोटल इंसिडेंट 100, तो कितना आया 0.6। इसका एमिसिव पावर कितना हो जाएगा, टोटल एब्जॉर्ब 50, ब्लैक बॉडी होगी तो उसका कितना होगा, हमेशा 1 होगा, 1 होगा, मतलब 100 पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा वो, तो आपका कितना आएगा 0.5। तो अब मैं अगर दूसरा कॉपर का कोई और एक और बॉल लेके आता हूं, तो क्योंकि ये कॉपर का, तो आप क्या बोलोगे सर, सिमिलर बिहेव दिखाएगा, ये भी 0.6 ही इसका एब्जॉर्प्टिव पावर आएगा अप्रोक्सीमेट, इसका भी सेम ही है 0.5 एमिसिव पावर आएगा, क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ द मटेरियल सेम है, दोनों के दोनों कॉपर के हैं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला आप एक कॉपर ले लो, कॉपर का एक बॉल ले लो, स्फेयर ले लो, ये स्फेयर हो गया, आपने इसमें 100 जूल ऑफ हीट दी और इसे 60 जूल को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला क्या था, हीट इंसिडेंट एब्जॉर्ब बाई इंसिडेंट, एब्जॉर्ब कितना किया 60, इंसिडेंट कितना था 100, तो 0.6 आया। एमिसिव पावर कितना होगा कि इसने कितनी हीट को एमिट किया, तो 50 जूल, ब्लैक बॉडी होता तो उसका तो एमिसिव पावर 1 है, मतलब 100 दोगे तो 100 ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो 50 बाई 100 0.5 आ गया मेरा इसका, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक और कॉपर की बॉल लाके देता हूं, ये अभी किसका यूज किया आपने एक्सपेरिमेंट में, कॉपर का यूज किया, मैं आपको एक और कॉपर की बॉल लाके देता हूं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों कॉपर ही तो है, तो दोनों का लगभग लगभग ये पावर यानी कि एब्जॉर्प्टिव पावर एमिसिव पावर सेम ही होना चाहिए लगभग लगभग, ठीक है, तो वही इसने बोला, इसने क्या बोला कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर यानी कि ई लैम्डा 0.5 बाई एब्जॉर्प्टिव पावर 0.6 ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो हमें पता चला, हमें पहले से पता, तो इसने लिखित में दे दिया तो हमने खुश हो गया। मतलब इसने क्या बोला, अगर इसको अल्टीमेटली अगर इसकी स्टेटमेंट समझने जाओ तो इसने क्या बोला कि अगर कोई अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो एक अच्छा एमिटर भी होगा, अगर कोई अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो एक अच्छा एमिटर भी होगा, ठीक है। तो हमने एक और नोट किया कि ई लैम्डा एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल्स टू ई लैम्डा, एक कांस्टेंट है, ठीक है, ई लैम्डा एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पिछले में दिखाया था मैंने, ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी लैम्डा करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था, तो ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि अगर कोई गुड एमिटर है तो वो एक गुड एब्जॉर्बर भी होगा, यही किरचॉफ लॉ का पूरा सारांश है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज किरचॉफ लॉ, तो आप बोलोगे किसी एक सब्सटेंस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिवन वेवलेंथ रेंज के लिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर कांस्टेंट होता है, आपके लिए तालियां बजेगी थर 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 थर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसको, मुझे नहीं आता भैया इतना फिजिक्स, मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताओ, तो आप बोलोगे कि किरचॉफ लॉ ने लैम लैंग्वेज में ये बात बोली, लैम मतलब गधे वाली लैंग्वेज, मतलब कोई गधा भी समझ जाएगा उस टाइप की, मतलब एकदम वो लैंग्वेज है, उसने ये बात बोली कि गुड एब्जॉर्बर, अगर कोई गुड एमिटर है तो उसको पहले गुड एब्जॉर्बर होना पड़ेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगा तो ही एमिट करेगा, अगर वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो क्या घंटा एमिट करेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, किरचॉफ लॉ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ
उसका एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग एप्लीकेशंस में एक एक करके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम याद होना जरूरी है। क्या हुआ था, एक फ्रॉनहोफर लाइन बनती है, सोलर का जो सन का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें फ्रॉनहोफर लाइंस बनती है, सुना भी होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्टर का एग्जांपल है। और इन फ्रॉनहोफर लाइंस क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बनता है किरचॉफ लॉ के थ्रू। तो किरचॉफ लॉ के लिए तालियां बनती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के टाइम में क्या होता है, जो खाना बनाने वाले जो वेसल्स होते हैं उनको बाहर की तरफ से ब्लैक पेंट करते हैं, अंदर की तरफ से उनको कुछ भी नहीं करते हैं, या फिर बाहर से भी ब्लैक करते, सॉरी, आप लोगों ने वो देखा है, मतलब देखा तो होगा 100%। वो पेन आता है ब्लैक ब्लैक कलर के नए डिजाइन वाले, और बोलते हैं बहुत अच्छा पेन है, नॉन स्टिकी है, ये वो है। तो सुना है कि नहीं सुना है? ब्लैक होता है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, क्यों ब्लैक के होते हैं। आप मेरी बात को समझो कि ये बाहर वाला पार्ट ब्लैक कलर का है, आपने बोला हाँ। अंदर वाला ब्लैक कलर का है, आपने बोला हाँ। क्यों? क्योंकि ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो किरचॉफ ने क्या बोला, अगर ये गुड एब्जॉर्बर तो क्या होगा, गुड एमिटर भी होगा। मतलब जो ऊपर का खाना है जितने एब्जॉर्ब करेगा उसको दे देगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, फिजिक्स को ना इमेजिन करो, ऐसी चीज है कि जिंदगी में तुम कहीं भी देखोगे तुमको फिजिक्स ही दिखाई देगी। तुम्हारे घर के किचन में भी मैंने तुमको फिजिक्स दिखा दी, देख लो। ठीक है, तो आपके घर में अगर कोई बोलेगा कि ब्लैक कलर का क्यों करता है ऐसे कोई पेंट, व्हाइट कलर का होना चाहिए, तो ब्लैक कलर का होता, तुम अच्छे से बता सकती हो कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर, हेंस किरचॉफ ने बोला था कि ब्लैक कलर क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, तो वो गुड एमिटर भी होगा। तो इसीलिए आप जब इसको गैस पे रखते हो तो नीचे से ये गैस गरम गरम चीज को एब्जॉर्ब करता है, हीट को, और आपके खाने में ट्रांसफर कर देता है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब बात समझो कि जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होते हैं ना, मतलब खतरनाक पॉलिश किए होते हैं, आपने घर के बर्तन को देखना, जनरली वो पॉलिश्ड नहीं होते हैं बहुत अच्छे से, हल्का सा रफ एंड टफ होते हैं, जो ब्लैक कलर के आपके आते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो भैया एक बात बताओ, ये है, ये रिफ्लेक्ट कर देगा बहुत सारी हीट को, ये बहुत सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर कम एब्जॉर्ब किया है तो कम एमिट करेगा। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है कि पुअर एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो पुअर एमिटर भी होंगे ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसका एग्जांपल दो, आंसर दो। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ। डी, वेरी गुड। इसका आंसर, अब स्टीफेंस लॉ को पढ़ते हैं हम लोग। स्टीफेंस लॉ को देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा गड़बड़ लॉ है, ध्यान समझना। यहाँ पे एक्चुअली टाइपिंग में भी थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे एक बार देख लो टाइपिंग में गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे ई का मतलब कुछ और है। ठीक है, दिस ई मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या बोला, पहले देखो चलो यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने क्या बोला, द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, रेडिएशन मतलब हीट, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। मुझे बताओ ये क्या था? तो ये हो गया हमारा एमिसिव पावर। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं यहां तक की कहानी कि द एमिसिव पावर is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body। मतलब एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर अगर 373 केल्विन है, तो एमिसिव पावर क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 373 केल्विन का टू दी पावर 4। ठीक है, वही चीज ने यहाँ पे लिखी है। और ई के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एमिसिव पावर के, अच्छा प्रोपोर्शनल तो हमें सॉल्व करना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा से कर देंगे। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, और ई इक्वल्स टू क्यू बाई ए बाई टी। एक बार स्लाइड को रीड कर लो, आप लोग हेडिंग दो स्टीफेंस लॉ, और ये वाला 2 लाइन लिख लो। अब देखो, जो सिग्मा है जिसको स्टीफेंस कांस्टेंट मैंने बोला है, उसकी वैल्यू कुछ इतनी है, 5.670 इंटू 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4। कृपया करके सिग्मा की वैल्यू भी लिख ले अपनी कॉपी में। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेरी बात को समझना, क्यू बाई टी क्या होता है? आपने बोला सर क्यू बाई टी तो पावर होता है, तो आपने क्या एमएससी पावर में क्या लिखा था, एमएससी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएससी पावर इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इंटू टी इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई टी इक्वल्स टू ए इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4, और क्यू बाई टी क्या है, पावर है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा
आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द इमिटिंग सरफेस, ठीक है। अब चीज एब्सोल्यूट ये बताइए, ये सब बता दिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ लिखवाई दिया, यूनिट भी बता ही दिया, डायमेंशन तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो, द रेडियंट पावर ऑफ एन बॉडी निकालने को बोलेगा, द रेडियंट पावर ऑफ अ बॉडी आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, पावर इक्वल्स टू ई सिग्मा 8, हाँ 8 टी टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ हीट लॉस निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, देखो एक बात को समझना। मान लेते हैं कि इनिशियल इसका पावर पी नॉट था, थोड़ी देर बाद इसका पावर पी हो गया, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, पहले कितना था, पी नॉट इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4, बाद में कितना हो गया, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो आपका रेट ऑफ पावर, रेट ऑफ हीट लॉस कितना हो जाएगा, पी माइनस पी नॉट करोगे तो आपकी अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसका देख लेते हैं हम लोग आगे। रेशियो ऑफ द हीट निकालना पड़ेगा, तो आप लोग डिवाइड कर लेना P1 बाय P2, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये देख लो। अब बात को समझो, मान लेते हैं रेशियो ऑफ द हीट निकालने बोले, तो आप बोलोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं है, रेशियो ऑफ द हीट निकालना है, तो एक बॉडी का पावर क्या हो जाएगा, P1 सिग्मा E1 A1 T1 टू द पावर 4, पावर ऑफ बॉडी 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा E2 A2 T2 टू द पावर 4। E क्या है, E एमिसिव पावर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एमिसिविटी हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, P1 बाई P2 इक्वल्स टू E1 E2 A1 A2 T1 T2 टू द पावर 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर वो बॉडी स्फेरिकल इन शेप होगी तो आप क्या करोगे, जो जनरली स्फेरिकल इन शेप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करोगे, A1 के बदले 4 पाई R1 स्क्वायर, A2 के बदले 4 पाई R2 स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लेते क्वेश्चन में आता है कि एक बॉडी है, इफ वन ऑफ द बॉडी, अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है और वो एक स्फीयर है जिसका रेडियस R है, और एक दूसरी बॉडी है जो कि क्यूब है जिसका लेंथ है L, मतलब एक बॉडी स्फीयर है एक बॉडी क्यूब है, ठीक है, इसकी लेंथ है L और इसका रेडियस है R। पूछ रहा है कि बताओ अब क्या होगा, तो आप क्या करोगे, P1 बाई P2 इक्वल्स टू E1 बाई E2 इक्वल्स इनटू A1 बाई A2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 टू द पावर 4, ये फॉर्मूला था। A1 के बदले आप 4 पाई R स्क्वायर पुट करोगे, A2 के बदले आप 6L स्क्वायर पुट करोगे, क्यों, सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ क्यूब। आई थिंक ये चीज भी क्लियर होगी, इसमें कुछ खास है नहीं। दूसरी बात, अगर आपसे बोले कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द टू बॉडीज केप्ट इन द सेम सराउंडिंग, तो आपको बताइए, मैंने अभी बताया एक फॉर्मूला, रुको ये देख रहे हो, रेट ऑफ हीट लॉस्ट P माइनस P नॉट E सिग्मा A, ये वाला फॉर्मूला था, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, रेट ऑफ हीट लॉस के बाद नोट डाउन कर दो इसको। डन हो गया सभी का। अब आगे देखते हैं आगे कहानी, ये तो मैंने बताया, हाँ रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला लिख गया था, तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी नोटिस किया होगा, यही वाला फॉर्मूला आया देखो, रेट ऑफ हीट लॉस इक्वल्स टू R1 E1 A1, डिवाइड कर दिया है ना, दो का रेट ऑफ हीट लॉस कंपेयर करना है तो इक्वेशन लिखी और डिवाइड कर दिया। आई होप ये सब चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्फेरिकल बॉडी हुई तो एरिया के बदले R1 बाई R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितनी तेजी से गिर रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप इसको निकालेंगे R इक्वल्स टू ms d थीटा अपॉन dt, जिसमें m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, T नॉट क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, S क्या है, स्पेसिफिक हीट, d थीटा बाई dt हो गया आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला ये हो गया, बट रेट ऑफ हीट लॉस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, रेट ऑफ हीट लॉस इसके बराबर भी होता है। ये फॉर्मूला कहां से आया, Q इक्वल्स टू mc ms डेल्टा t, ठीक है, वहां से हमने इसको डिवाइड बाय टाइम कर दिया, तो हमारा आ गया, ये हो गया रेट ऑफ हीट लॉस इक्वल्स टू ms d थीटा अपॉन dt। तो मैं बोल सकता हूँ यार ये R मतलब ये भी होता है, आपने बोला जरूर होता है, आपने बोला ये वाला भी होता है, भी हमने प्रूव किया, मैंने बोला बिल्कुल होता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखा जा सकता है, और आगे जब सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू ये वाली कुछ आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो
ये हो गया हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अगर स्फेरिकल बॉडी है तो क्या होगा, तो मुझे पता है यार, यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस वॉल्यूम के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वॉल्यूम के बदले मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में वही लिखा है। एक काम कर दो, इसको लिखो तो अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला लिखो तो, ये अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिख लो ताकि मैं आगे बताऊं तो समझ में आए। नहीं तो मैं यहीं पे बताता हूँ, देखो इधर में देखो, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, एरिया मतलब 4 पाई r², वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू एस T4 माइनस T0 टू दी पावर 4। तो पाई पाई 4 r² r³ तो हमारा बचेगा सिग्मा ई आर रो एस 3 T4 माइनस T0 4। तो कुछ ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे रेशियो निकालने का है तो रेशियो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों की, है ना। रेशियो निकाल सकते हो, बस दोनों की इक्वेशन लिखनी है और वो डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। देख लो बस फॉर्मूला में कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अगर आपको ये स्फेरिकल का हो गया, क्यूबिकल लेंथ वाला होगा, तो आप लोग बस यही वाला पुट कर दोगे, कुछ नहीं है इसमें। एरिया के बदले 6l², वॉल्यूम के बदले l³ आ जाएगा, सारा सॉल्व करेगा तो ये वाला कहानी आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ, आंसर ए, वेरी गुड। इसका आंसर वेरी गुड, व्हाट इज द आंसर। अब देखो एक और लॉ बचता है, इसको हम कहते हैं वायर्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है कि देखो भाइयों, इसने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान समझ रहा है। इसने बोला द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन E इक्वल्स टू एच म्यू फॉर्मूला हुआ करता था, E इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा C बाई लैम्डा हो जाएगा। सो वी कैन राइट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मैक्सिमम रेडिएशन मतलब एनर्जी विल बी मैक्सिमम, तो लैम्डा शुड बी मिनिमम। तो बोला मैक्सिमम रेडिएशन होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो हमने बोला कि ठीक है भैया, मान लेते हैं कि लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो मैं बोलूंगा कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेट इट बी एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय टेम्परेचर, और आई विल राइट लैम्डा मिनिमम इनटू टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस इज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। आप लोग एक काम करो, इसको फटाफट लिख लो, नोट डाउन कर लो, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हेडिंग दो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। इसने ये बात बोली कि अगर आप एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाओ, एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाते हैं, तो आपको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट पीक मिलेंगे। मतलब मान लेते हैं एक टेम्परेचर पे आपको ये मैक्सिमम एनर्जी इज एट दिस पॉइंट, लेट दिस टेम्परेचर इज 3300 केल्विन। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो आपको अलग पीक मिलेगा, ये वाला एनर्जी विल बी डिफरेंट, एंड दिस टेम्परेचर इज आल्सो डिफरेंट, लेट इट बी 44 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर जाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो आपने क्या बोला कि डिफरेंट टेम्परेचर्स होने पे पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, डिफरेंट टेम्परेचर्स होने पे पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आपको एनर्जी के कर्व्स डिफरेंट मिलेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, हमने बोला ये वाला आप इसको बोल सकते हो λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2 वगैरह करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और कुछ इसमें खास है नहीं। चलो इसका आंसर बताओ, देख लेते हैं। वेरी गुड, इसका आंसर बताओ। अब देखो लास्ट लॉ बचता है, इसको लोग कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग। बात से समझ में आ रहा होगा, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग है तो कहीं ना कहीं कूल होने की बात कर रहा होगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको। इसमें यह बात बोली गई है कि द रेट ऑफ कूलिंग, अब पहले अपने से इसको पढ़ लो, एक बार आप इसको अपने से पढ़ो तो, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसने क्या बोला कि द रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग मतलब क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ कूलिंग dt by dt, चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the mean excess of temperature of the body above that of the surrounding। मतलब आप मीन निकाल लीजिए, ठीक है, आप क्या करोगे, मीन निकाल लोगे और वो सराउंडिंग से कितना ज्यादा है। मान लेते हैं कि एक्सेस, अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके हिसाब से एक्सेस कितना हुआ, तो आप बोलेंगे मेरा 45 माइनस 30 कर दिया, मेरा 15 डिग्री ज्यादा है, तो आप बोलेंगे बॉडी टेम्परेचर माइनस टी नॉट। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। एंड अगर आप इसको कांस्टेंट को हटाने, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगेगा। क्यों नेगेटिव लगेगा, बिकॉज रेट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, इसलिए नेगेटिव लगेगा। बढ़ रहा होता तो पॉजिटिव रहता, ठीक है। तो अब हमने बोला कि ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस k अपॉन t माइनस टी नॉट। यहाँ पे k क्या है आपका दोस्तों, k हो गया हमारा कांस्टेंट, k क्या है हमारा, एक टाइप का कांस्टेंट है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन क्या न्यूमेरिकल्स इससे बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल बनने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे b लिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे बहुत हेंटेन किया हुआ है, मैं आपको सिंपल से तरीके में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत अलग से तरीके से दिया, मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे आता है मैं उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक बॉडी है, ये ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ किसका बना रहे हैं, टेम्परेचर और टाइम का। अगर आप कोई बॉडी को हीट करते हो तो विद टाइम में क्या हो, ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर घटेगा, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो मान लेते हैं, और वो किसके बराबर में आ जाएगा, धीरे बाद सराउंडिंग की टेम्परेचर में आ जाएगा। मान लेते हैं मैं आपको एक बॉल देता हूँ जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, उसको अपने रूम में रख दो। एक दो दिन बाद देखोगे उसका बॉडी का, उस बॉल का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर लगभग लगभग सेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं टी नॉट बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर बोल रहा हूँ। T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो घटते गया, मेरा धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो गया, घटते गया। तो मान लेते इनिशियली मेरा टेम्परेचर T1 था, थोड़ी देर बाद T2 हो गया, तो मीन कितना हुआ, मीन कितना हुआ, आप बोलेंगे सर T1 प्लस T2 बाई 2, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T नॉट। तो एक्सेस कितना हुआ, ये बॉडी का टेम्परेचर हो गया, मीन एक्सेस, मीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग T नॉट, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं एवरेज एक्सेस टेम्परेचर, फिर मीन एक्सेस टेम्परेचर। पहले बॉडी का टेम्परेचर T1 था, बाद में T2 हो गया, तो कितना एवरेज डिक्रीज किया, हमने निकाला T1 प्लस T2 बाई 2, फिर उसको सराउंडिंग से माइनस कर दिया, तो एक्सेस टेम्परेचर मिल गया, मीन एवरेज एक्सेस टेम्परेचर। आगे देखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया कि माई टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल्स टू के मीन ऑफ एक्सेस टेम्परेचर। मीन ऑफ एक्सेस टेम्परेचर क्या निकाला मैंने, T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट। तो ये dt बाई टी को मैं क्या लिखता हूँ, dt क्या है मेरा, चेंज इन टेम्परेचर, dt क्या है मेरा, चेंज इन टेम्परेचर। कूल कितना हुआ, T1 से T2 हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ T1 माइनस T2। और ये dt क्या है मेरा, dt क्या है मेरा, इन टाइम t, कुछ 5 सेकेंड बाद, कुछ 10 सेकेंड बाद मेरा चेंज हुआ होगा टेम्परेचर, तो मैं बोलूंगा t माइनस 0 यानी कि t। सो दिस इज एक्चुअली द न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। पूरा कॉपी को छाप, पूरा पेज को छाप लो अपनी कॉपी में फटाफट, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखने के बाद मैं आपको कुछ एक बात बता दूं, जो शायद इस स्लाइड में नहीं है, वो आपको, ये बात आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग जो है वो आपका, अगर टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि T1 माइनस T2 अगर 35 डिग्री से ज्यादा है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको लिखना होगा लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग। पॉइंट नंबर 1, इफ टेम्परेचर डिफरेंस that is T1 minus T2, sorry if मत लिखो, रुको, temperature difference should not be greater than 35 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट नंबर 2, अगर इससे ज्यादा होगा तो ये न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग फॉल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, न्यूटन लॉ, इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं हीट लॉस
heat loss is only through radiation and nothing else. No conduction, no convection and all, only radiation. Point number 3, it is an extended form of Stephens बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन थोड़ा पढ़ाया था यार, मैंने अभी क्या पढ़ाया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ तो पढ़ाया था, स्टीफन्स लॉ। ठीक है, आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको मुंह पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। उसके बाद इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे कराता हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, तो आपको बोलना है यस। आगे देख लेते हैं। अब आप लोग नया हेडिंग दो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है? पॉइंट नंबर 1, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूमर्स एंड प्रिंगशेम। ल्यूमर एंड प्रिंगशेम। प्रिंगशेम इसने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, प्लॉट किया, टेम्परेचर वर्सेस सॉरी नॉट टेम्परेचर, एनर्जी वर्सेस, सॉरी आपको मैंने एनर्जी डेंसिटी नहीं पढ़ाया शायद, या एनर्जी रेडिएशन पढ़ाया है। एनर्जी मतलब एमएससी पावर बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, अल्टीमेटली मैं आपको एमएससी पावर बोलना चाह रहा हूँ। जो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट स्क्वायर, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेकंड, मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एमएससी पावर की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा एमएससी पावर, और यहाँ पे मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ वेवलेंथ। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए, एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा, और एक ग्राफ ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ जो था, ये टेम्परेचर T1 का ग्राफ था, ये टेम्परेचर T2 का ग्राफ था, टेम्परेचर T3 का ग्राफ था। ये जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट जो मिल रहा है, ये वाला, ये हो गया लैम्डा 1, ये हो गया हमारा लैम्डा 2, ये हो गया हमारा लैम्डा 3। ठीक है, लैम्डा 3। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर मान लीजिए T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, तो इसने क्या बोला कि आप जैसे जैसे हायर टेम्परेचर पे जाते हो, जो अगर हायर टेम्परेचर होगा तो आपकी जो मिनिमम जो मैक्सिमम रेडिएशन जो मिल रही है आपको यहाँ पे, वहां पे आपकी वेवलेंथ कम होगी। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा बड़ा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा बड़ा है तो वेवलेंथ आपको कम मिलेगी मैक्सिमम रेडिएशन पे। क्या बात सही है? क्या बात समझ में आई? फिर एक नया बंदा आया प्लैंक, फिर एक नया बंदा आया प्लैंक, उसने यही चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव किया, और उसने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया, और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया। उसके ग्राफ आपको पता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो अगर लैम्डा वाला इस तरफ आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, इस तरफ आएगा ऐसे। ये जो बल्कीनेस है, ये जो बल्कीनेस है, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, देख रहे हो, इसका जो ये बल्कीनेस, ये जो ऊपर में जो डोम शेप बन रहा है वो इस तरफ है, एनर्जी वाली कर्व किस तरफ है, और इसका जो वो जो डोम है वो इस तरफ है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि इफ T1, इसमें भी उसने क्या बनाया, वही ग्राफ बनाया, T1 T2 T3 का, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, और इसने यही बात बोली T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो आपको देखने को क्या मिला कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, ये हो गया μ3। ग्राफ से पता चल रहा है ना हमें कि टेम्परेचर बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया, ये दोनों चीज क्लियर है। पूरा कॉपी में बना लो, कॉपी में अगर यहाँ तक लिख लिया है आप लोगों ने, तो मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नोट में देना चाहूंगा
कि ये जो ग्राफ मैंने आपको बना करके दिखाए हैं, ये ग्राफ की वजह से आपको पता, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ निकला था। और इसी ग्राफ में एक और बात पता चलती है कि जो ई लैम्डा एम है, यानी कि एम एस, ये आपका पावर जो था, एमएससी पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। एक ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा बात आपको एक और याद रखना है कि एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ टू विल बी इक्वल टू T1 बाई T2 टू द पावर 4। ये भी आप लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखना है ये वाला चीज, ये सब तो मैंने बता दिया, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पूरा अच्छे समझा दिया, इसमें कुछ नहीं है और आगे करने का। लिमिटेशंस भी मैंने आपको बता दी है ना। द सर्फेस ऑफ द बॉडी मस्ट बी ब्लैक, एक इसमें ऐड कर लेना। द लॉस ऑफ थ्रू ओनली रेडिएशन होगा 32 से 35 के, मतलब 35 के कम होना चाहिए, 32 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल रेंज 32 से 35 के बीच में होना चाहिए। सरफेस का जो टेम्परेचर वो एवरेज टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। एयर मस्ट बी स्टिल, ये पीपीटी में ये हमारा देख लेना है यहाँ से, ठीक है। फिर ये सब भी मैंने आपको बता दिया। कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा में इसमें लिखे, क्योंकि मैंने बोला था मैंने 3-4 बुक मिला करके ये पीपीटीज बनाई है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अपडेट होते होते मुझे भी याद ही था कि इतने सारे मैंने ये लिख लिए हैं, ठीक है। मुझे याद होता तो मैं आप लोगों को दिखा देता। चलो ठीक है, ये वाला आप लोगों को सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। एमसीक्यू बनाओ, आंसर बताओ। ये गलती है, आंसर सी होगा, रेडिएशन होगा, ठीक है। तो गलत टाइपिंग एरर है वहां पे। इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर